गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का जो फंक्शन पार्ट है उसके लास्ट दो टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। और ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसके यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक मार्क का क्वेश्चन एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आता है और 4 मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स ऑफ इन फंक्शन से आता है। तो आपको पहले इसका पूरा डिटेल समझना होगा कि कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ जो कि ए से बी के बीच में डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन है जी जो कि बी से सी के बीच में डिफाइंड है। दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब अगर आप इनका कंपोजिशन बना रहे हो तो ये कंपोजिशन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है गॉफ, रिप्रेजेंटेशन है कंपोजिशन का, और दूसरा हो सकता है फॉग। गॉफ जो है उसका मीनिंग होगा गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जो फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन है जी, उसमें एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, सिंपल सी बात है। और फॉग ऑफ एक्स का मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन में हमने एक्स को सेकंड फंक्शन जी एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन बन जाता है फंक्शन का। कंपोजिशन फंक्शन की फैमिली को बड़ा कर देता है, क्योंकि अभी तक आपने जो नॉर्मली फंक्शन पढ़े 11th में रियल वैल्यूड, अगर हम हर फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन डाल दें, लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स, और अगर आप इस एक्स की प्लेस पे कोई दूसरा रियल वैल्यूड फंक्शन डाल देते हो, मान लीजिए आपने लॉग एक्स डाल दिया, तो इस तरीके से ये कंपोजिट होकर एक नया फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से फंक्शन की जो कैटेगरी मतलब फैमिली है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि आगे आप जब डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वहाँ पर इसी फैमिली का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो फर्दर हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखें कि ये जो जी ऑफ एफ एक्स है और एफ ऑफ जी एक्स है, फॉग और गॉफ, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये बन गए हैं तो इनका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। तो एक पिक्चर से हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एफ जो है वो ए से बी के बीच में डिफाइंड है, जैसा आपको दिख रहा है, और जी जो है वो बी से सी के बीच में डिफाइंड है। तो हमने मान लिया कि ए में कोई एलिमेंट एक्स है, बी में कोई एलिमेंट वाई है और सी में कोई एलिमेंट जेड है। तो एफ क्या करेगा, जब आप एक्स को एफ में रखोगे तो वो एक्स को रखने के बाद एफ उसको ऑपरेट करके वाई में कन्वर्ट कर देगा, वाई मतलब वाई प्रोड्यूस कर देगा, मतलब एक्स की इमेज को वाई से कनेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब आपको मिलेगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब डोमेन ए के किसी मेंबर एक्स को एफ में रखने के बाद आपको उसकी इमेज वाई मिलेगी। अब बी से सी में जी फंक्शन डिफाइंड है, तो जब आप जी में वाई को पुट करोगे तो उसकी इमेज हमको जेड के फॉर्म में सी में मिलेगी, दैट इज जेड इक्वल टू जी वाई। अब ये दो इक्वेशन बन गई 1 और 2। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हो जी के अंदर, तो आपको मिल जाता है जेड इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। यही तो आपका गॉफ है, दैट इज जेड इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स। चूँकि गॉफ खुद एक फंक्शन है, तो इसने क्या किया, फाइनली फर्स्ट सेट के एलिमेंट एक्स को डायरेक्ट थर्ड सेट के एलिमेंट जेड से कनेक्ट कर दिया, लाइक दैट। तो ये है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, एक सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, दूसरा सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है, तो उन दोनों का कंपोजिशन जो होता है वो खुद एक फंक्शन होता है, और वो क्या करता है, डायरेक्ट फर्स्ट सेट के एलिमेंट को थर्ड सेट के एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपने दूध लिया, एक्स मतलब दूध। अब इस आपने क्या किया, इस पर एक फंक्शनिंग की, मतलब इसमें नींबू डाल के इसको दही बनाया, वाई मतलब दही, और फिर आपने इस दही को और ज़्यादा फाइन किया और आपको मिला घी जेड। तो आपने प्रोसेस दो की, दूध से पहले दही बनाया, दही से फिर घी बनाया। अब फाइनली अगर हम देखें तो अगर हमको घी मिलता है तो वो काय से मिला है, दूध से मिला है। तो पहला जो फंक्शन था वो ये था कि दूध से दही बनना, और दूसरा था दही से घी बनना। लेकिन जो इन दोनों का कंपोजिशन है उसने क्या बताया कि डायरेक्ट दूध से आपको क्या मिला, यहाँ पर घी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कंपोजिशन जो होता है दो फंक्शन का, वो डायरेक्ट फर्स्ट सेट के एलिमेंट को थर्ड सेट के एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर जो गॉफ और फॉग ये जो सिंबल है, तो अगर मैं पहला फंक्शन एफ लेता हूँ ए से बी के बीच में, दूसरा जी लेता हूँ, तो मुझे इनका कंपोजिशन गॉफ के फॉर्म में मिलेगा, मतलब जो पहला फंक्शन है वो कंपोजिशन में बाद में लिखा जाएगा और रिजल्ट होगा जी ऑफ एफ एक्स। और अगर मैं पहला फंक्शन जी ले लेता हूँ और दूसरा एफ ले लेता हूँ, लाइक दैट, तो मुझे कंपोजिशन मिलेगा फॉग, जो कि फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स से डिफाइंड होगा। तो
अब यहाँ से क्लियर हो गई बात कि जो हमारा गॉफ और फॉग बन रहे हैं वो भी फंक्शन है और जो कि फर्स्ट सेट से डायरेक्ट थर्ड सेट में डिफाइंड हो रहे हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है देख लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि गॉफ और फॉग इन जनरल हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज, हमेशा बराबर नहीं होते ये दोनों। इनकी वैल्यू मतलब किसी पॉइंट पे गॉफ की और फॉग की हमेशा सेम हो, ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी सेम भी हो जाती। पर अगर आप तीन फंक्शन का कंपोजिशन ले रहे हो जी, एफ और एच, तो फिर किन्हीं दो का कंपोजिशन लेके उसके साथ तीसरे का कंपोजिशन लो, या फिर लास्ट दो का कंपोजिशन लेके आप फर्स्ट वाले का कंपोजिशन बाद में लो, दोनों सेम आएंगे हमेशा। तो ये केवल प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, आपको दो फंक्शन दे दिए जाएंगे और दोनों फंक्शन को बोलेगा कि आप कंपोजिट करो, इधर गॉफ निकालो या फॉग निकालो, और उसके बाद उस गॉफ या फॉग की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकालने को बोल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक फंक्शन दिया एफ एक्स साइन एक्स, दूसरा दिया जी एक्स एक्स स्क्वायर। हो सकता है कहे कि फाइंड गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स एंड वेरीफाई दैट गॉफ एक्स इक्वल टू फॉग एक्स और नॉट। मतलब वो ये कह सकता है दो फंक्शन देके कि आप इन दोनों का कंपोजिशन बनाओ, दोनों टाइप का गॉफ और फॉग दोनों बनाओ और चेक करो कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन पे जाना है। सिंपल गॉफ ऑफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ कि हम जो हमारा सेकंड फंक्शन है जी, उसमें हम एक्स की जगह पे फर्स्ट फंक्शन को रख दे रहे हैं। तो सेकंड फंक्शन हमारा है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें हम एक्स की जगह पे फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स को पुट कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, हमने उसको जी में एक्स की जगह पुट किया। तो जब हम यहाँ पर एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे तो साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये मिला हमको गॉफ एक्स। अब फॉग एक्स की बात करें तो वो होगा एफ ऑफ जी एक्स। मतलब हम सबसे पहले फंक्शन जो एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह जी एक्स रख देंगे, जी एक्स एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जो एफ है वो है साइन एक्स, तो उसमें हमने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया है, दैट इज साइन एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखो दोनों को, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले हमने एक्स को स्क्वायर किया और फिर उसको साइन के साथ ऑपरेट किया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, मान लो आपको दे सकता है कि गॉफ 90 इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो पहले आप पूरा गॉफ एक्स बना लोगे, ये बन गया आपका गॉफ एक्स। गॉफ एक्स आ चुका आपका साइन स्क्वायर एक्स। और फाइनली आपको जिस पॉइंट पे गॉफ की वैल्यू बोली है वो आप एक्स की जगह पुट कर दोगे, तो दैट इज साइन स्क्वायर 90, दैट मीन्स 1। तो इस तरीके से किसी पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालने, गॉफ की वैल्यू निकालने को बोल सकता है फॉग की, या सिंपली गॉफ फॉग निकालने को बोल सकता है। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि गॉफ और फॉग हमेशा इक्वल नहीं होते, और तीन अगर आप ले लेते हो फंक्शन तो उनका कंपोजिशन जो होता है वो फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर देता है। मतलब किन्हीं दो फंक्शन को आप पहले कंपोजिशन में ले लो, तीसरे को बाद में, या आप चेंज कर दो कंपोजिशन। जो पहले पेयर थे कंपोजिशन में वो उनको आप चेंज कर दो, एक किसी को बाहर रख लो, लास्ट दो को आप साथ में रख लो, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको गॉफ और फॉग का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बड़ा सिंपल आता है, आपको बस केवल ये डेफिनेशन याद रखनी है और इसको फॉलो करना है। नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ दैट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अब इन्वर्स पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में आता है कि इन्वर्स क्या है, ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, किन फंक्शंस का इन्वर्स निकल सकता है, किन का नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी के बीच में डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसका इन्वर्स किसी भी फंक्शन का जो कि दो सेट के बीच में डिफाइंड है, उसका इन्वर्स तभी फाइंड हो सकता है जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 ऑन टू की बात हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। 1 1 का मतलब होता है कि डोमेन के किन्हीं भी दो मेंबर की इमेज सेम नहीं होगी, और ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन और रेंज सेम होंगे। तो जब किसी फंक्शन में दोनों प्रॉपर्टी हो जाएंगी, 1 1 ऑन टू दोनों, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों, दैट मीन्स अगर एफ बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब ये इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा और इसका नोटेशन क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था कि इन्वर्स निकालते समय डोमेन कोडोमेन के रोल इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो आपका मेन फंक्शन जिसका आप इन्वर्स निकालने जा रहे हो उसका डोमेन कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन डोमेन बन जाता है। तो जब आप इन्वर्स किसी फंक्शन का निकालते हो तो उसका सिंबल होता है एफ इन्वर्स। इस तरीके से ये पावर नहीं होती है, इन्वर्स का नोटेशन होता है। और डोमेन और कोडोमेन के हमने रोल चेंज कर दिए, जो कोडोमेन था उसको डोमेन बना दिया और जो डोमेन था उसको कोडोमेन बना दिया। अब ये करेगा क्या, ये खुद एक फंक्शन है, तो ये किस तरीके से इमेज प्रिडिक्ट करेगा, कहाँ कौन कौन से एलिमेंट इसके डोमेन में होंगे, कौन कौन से एलिमेंट इसकी इमेज बनेंगे। तो बड़ा सिंपल है, मेन फंक्शन मान लीजिए आपका एफ है, ए
एक सेट है ABCD 4 एलिमेंट हैं, B दूसरा सेट है PQRS, इसमें भी 4 एलिमेंट है। हमने F को इस तरह से लिया कि 1 1 और 2 दोनों हो। तो A की इमेज हमने सपोज की Q है, B की P है, C की R है और D की S है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट के अलग अलग इमेजेस हैं सेकंड सेट में, और सेकंड सेट पूरा ही जो है वो रेंज सेट है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो F है वो 1 1 और 2 है, तो मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स लिखते समय हमको कोडोमेन और डोमेन के रोल को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो कोडोमेन था उसको डोमेन बना लिया, B P Q R और S, और जो डोमेन था उसको कोडोमेन बना दिया A B C D। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो पहले इमेज थी अब वो प्री इमेज बन जाएगी। प्री इमेज और इमेज का क्या मतलब होता है, डोमेन के मेंबर सारे जो होते हैं वो प्री इमेज होते हैं, और फंक्शन में रखने के बाद जो हमको इनकी इमेजेस मिलती हैं वो कोडोमेन में मिलती हैं। तो जब हमने कोडोमेन और डोमेन का रोल इंटरचेंज कर दिया है, तो फिर जो अभी फर्स्ट सेट है वो कोडोमेन वाला सेट यहाँ सामने आ गया, और डोमेन वाला सेट सेकंड सेट बन गया। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बन जाएंगे प्री इमेज, और सेकंड सेट के इमेज बन जाएंगे इमेज। मतलब जो पहले इमेजेस थी वो प्री इमेजेस बन गई, और जो पहले प्री इमेजेस थी वो इमेजेस बन गई। होगा कुछ नहीं, ए किससे कनेक्ट कर रहा था, क्यू से, तो इन्वर्स के थ्रू क्यू कनेक्ट करेगा ए से, मतलब क्यू का कनेक्शन हो जाएगा ए से। आपको उल्टा देखना है, पी कनेक्ट कर रहा था बी से, तो अब पी का कनेक्शन यहाँ हो जाएगा बी से, सॉरी यहाँ बी कनेक्ट कर रहा था पी से, तो अब पी का कनेक्शन बी से हो जाएगा। सिमिलरली सी कनेक्ट कर रहा था आर से, तो अब आर का कनेक्शन सी से हो जाएगा। और डी कनेक्ट कर रहा था एस से, तो एस का कनेक्शन डी से हो जाएगा। ये जो फंक्शन बना जिसने सारी इमेजेस को उनकी प्री इमेज से कनेक्ट कर दिया, वही इस फंक्शन एफ का इन्वर्स है, एफ इन्वर्स। ये खुद भी एक फंक्शन है, देखो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट की सेकंड सेट में एक यूनिक इमेज मिल रही है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए किसी भी फंक्शन का जब आप इन्वर्स निकालते हो तो वो खुद एक फंक्शन होता है, और फंक्शन की जो सारे रिस्ट्रिक्शन है और डेफिनेशन है उनको फुलफिल करता है। अब ये अलग बात है कि आपका मेन फंक्शन एफ 1 1 और 2 था, तो उसका इन्वर्स भी 1 1 और 2 ही होगा। तो ये होता है इन्वर्स। अब ये इन्वर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका एक मेथड है, वो आपको समझना होगा। पहले आप इसकी प्रॉपर्टी समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने एक सिंपल क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसी चीज़ का अलजेब्रा लिखा हुआ है, जिसको जो डायग्राम था उसका अलजेब्रिक फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है कि एफ में अगर हम ए रखते हैं तो उसकी इमेज क्यू मिलती है, बी रखते हैं तो पी मिलती है, सी रखते हैं तो आर मिलती है। ये इस तरीके से एफ डिफाइंड था, डी रखते हैं तो एस मिलती है। जब हमने इसका इन्वर्स डिफाइन किया तो एफ इन्वर्स के साथ क्यू की इमेज ए बनी, जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, और पी की इमेज बी बनी, आर की इमेज सी और एस की इमेज डी। तो इस तरीके से इन्वर्स को हमने डिफाइन कर दिया। अब जो इन्वर्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, अगर किसी फंक्शन के इन्वर्स का आप फिर से इन्वर्स निकालोगे तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा, एफ बन जाएगा। ये आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल याद रखना है, एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। सिमिलरली एफ इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब किसी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो एक यूनिक फंक्शन होता है। एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स हो सकता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब यूनिक का मीनिंग समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो वो यूनिक हो गया, मतलब एक फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते। फिर सिमिलरली अगर आप दो फंक्शन के कंपोजिशन का इन्वर्स निकाल रहे हो तो सेकंड फंक्शन के इन्वर्स और फर्स्ट फंक्शन के इन्वर्स का कंपोजिशन हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन को आप उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन में ले रहे हो, एफ को उसके इन्वर्स एफ इन्वर्स के साथ आप कंपोजिट कर रहे हो, कंपोजिशन में ले रहे हो, तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैपिंग मिलेगी। आइडेंटिटी मैपिंग क्या, अभी मैं समझाऊंगा। अगर आप एफ को एफ इन्वर्स ले रहे हो, मतलब एफ इन्वर्स को बाद में रख रहे हो, एफ को पहले रख रहे हो, तो फिर आपको सेकंड सेट में आइडेंटिटी मैपिंग मिलेगी आई बी। और अगर आप इन्वर्स को पहले रख रहे हो कंपोजिशन में, एफ को बाद में रख रहे हो, तो फर्स्ट सेट में आपको आइडेंटिटी मैपिंग मिलेगी। अभी आइडेंटिटी मैपिंग क्या है समझ लें। आइडेंटिटी मैपिंग या आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी एलिमेंट की इमेज को, आई से डिनोट करते हैं इनको, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब किसी भी एलिमेंट की इमेज उसी एलिमेंट के फॉर्म में प्रेडिक्ट करते हैं वो। तो अब देखें कि किस तरीके से एफ इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग है। मान लेते हैं हम एफ इन्वर्स, ये आइडेंटिटी मैपिंग है कि नहीं हमें चेक करना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि हमने फंक्शन लिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, दो सेट के बीच में डिफाइंड है, ए और बी। यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है, इसको हम एफ से ऑपरेट करते हैं तो हमको वाई मिलती है इसकी इमेज, और इसका 1 1 और 2 एफ, और एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसी से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या करेगा, उस पर अगर आप वाई को ऑपरेट करोगे तो वो एक्स प्रोड्यूस करेगा। यही है इन्वर्स की डेफिनेशन। तो अब देखें यहाँ क्या होता है,
कंपोजिशन में जा रहे हैं, हम इन दोनों का कंपोजिशन ले रहे हैं एफ ओ एफ इनवर्स। तो हमको यहाँ साइड में जो एलिमेंट रखना पड़ेगा वो वाई रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले कंपोजिशन में जो लास्ट में लिखा होता है वो पहले इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है। हमारी डेफिनेशन ही ऐसी है, गॉफ एक्स ये होता है जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि बाहर जो एलिमेंट लिखा रहता है एक्स वो पहले सेकंड वाले फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है। तो चूंकि एफ इनवर्स सारे वाई के साथ ऑपरेट हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ वाई रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई। अब एफ इनवर्स वाई ये क्या है, एफ इनवर्स वाई का मतलब है वाई को अगर हम एफ इनवर्स में डालते हैं तो उसकी इमेज क्या मिलती है, उसकी इमेज एक्स मिलती है, दैट इज एफ एक्स। अब एफ एक्स का क्या मीनिंग है, एफ में अगर हम एक्स को डालते तो वापस इमेज क्या मिलेगी हमको, वाई। तो आप देख सकते हो कि जब आप सेकंड सेट के एलिमेंट पे एफ ओ एफ इनवर्स मतलब एफ और एफ इनवर्स के कंपोजिशन को ऑपरेट कर रहे हो तो आपको जो एलिमेंट आप रख रहे हो वही एलिमेंट उसकी इमेज के फॉर्म में आपको मिल रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिटी मैपिंग हो गई और आपको हमेशा सेकंड सेट के एलिमेंट वापस मिल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सेकंड सेट के एलिमेंट पहले ऑपरेट कर रहे हो, तो इसलिए ये सेकंड सेट में आइडेंटिटी मैपिंग होगी। इसलिए मैंने यहाँ नोटेशन में इसको आई भी लिखा हुआ है। ऐसे ही आप चेक करोगे कि एफ इनवर्स ओ एफ, तो एफ इनवर्स ओ एफ इसमें जो सेकंड फंक्शन है वो एफ है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स से ऑपरेट करेंगे, एक्स पे इनको ऑपरेट करेंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू मतलब फर्स्ट सेट से रखेंगे, तो क्योंकि आपका पहला फंक्शन जो है वो एफ बन के इस पे ऑपरेट होगा एक्स पे, तो एफ इनवर्स एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें एफ एक्स जो है वाई बन जाएगा, दैट मीन्स एफ इनवर्स वाई। अब एफ इनवर्स वाई क्या बन जाएगा देखेंगे वापस, एफ इनवर्स वाई एक्स बन जाएगा, दैट मीन्स एक्स। तो आपने देखो फर्स्ट सेट का एलिमेंट रखा एफ इनवर्स ओ एफ में और आपको जो एलिमेंट रखा वही एलिमेंट उसकी इमेज के फॉर्म में मिल गया। इसका मतलब ये एफ इनवर्स ओ एफ आइडेंटिटी मैपिंग हो गई और ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट को वापस प्रोजेक्ट कर रही है, मतलब फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट डाल रहे हो उसकी इमेज उसी एलिमेंट के फॉर्म में आपको रिटर्न कर रही है। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी मैपिंग हो गई फर्स्ट सेट में, इसलिए मैंने इसके सामने ये लिखा है, बस सिंपल सी बात है। तो इसका बेसिक मीनिंग ये समझना आपको कि किसी फंक्शन के साथ अगर आप उसके इन्वर्स को कंपोजिट करते हो तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैपिंग मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपने पहले इन्वर्स और फंक्शन में से पहले किसको ऑपरेट किया हुआ है। तो वो कंपोजिशन में जो ऑर्डर रहता है वो ऊपर मैंने समझाया आपको कि कंपोजिशन में जो फंक्शन के ऑर्डर लिखे रहते हैं जी एफ, तो जो बाद में लिखा रहता है वो पहले यूज़ होता है और जो बाद में लिखा रहता है वो जो पहले लिखा रहता है वो बाद में यूज़ होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्स और वाई सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या रखना है। तो इस तरीके से जो हमको ये पता चल गया कि अगर किसी फंक्शन के साथ उसके इन्वर्स को ऑपरेट करते हैं तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैपिंग मिलती है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्स की जब हम निकालेंगे तब ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी मैं बताऊँगा आपको। तो अब यहाँ पर एक थ्योरम है जो हमारा कि आपका जो इन्वर्स होता है फंक्शन का वो यूनिक होता है। ये कभी कभी प्रूफ करने को आ जाता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग कंट्रोडक्शन मेथड लेंगे। अगर हमें दिखाना है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स यूनिक है तो हम मान के चलेंगे कि वो यूनिक नहीं है, उसके दो इन्वर्स हैं और लास्ट में ये दिखा देंगे कि दोनों जो फंक्शन है वो सेम है। तो मान लिया कि फंक्शन एफ ए से बी के बीच में रियल वैल्यूड फंक्शन है, 1 भी है और 1 भी है, मतलब इन्वर्टेबल है। और हम मान लेते हैं कि इसके दो इन्वर्स हैं, एक है जी जो कि बी से ए में डिफाइंड है और दूसरा भी एच जो कि बी से ए में डिफाइंड है। ये दोनों जो है एफ के इन्वर्स है, हमने ऐसा मान लिया। अब हमको ये दिखाना है कि जी और एच इक्वल फंक्शन है, मतलब जी और एच दोनों है सेम फंक्शन है। तो अब देखें कैसे होता है। हमने मान लिया कि वाई जो है बी का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, सेट बी का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है। तो चूँकि जो जी और एच हैं वो बी से ए में डिफाइंड है तो दोनों ही वाई की इमेज ए में प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लेते हैं कि जी के थ्रू y की इमेज x1 मिलती है ए में और h के थ्रू y की इमेज x2 मिलती है ए में। तो इसका मतलब gy इक्वल टू x1 और hy इक्वल टू x2। बट g जो है वो f का इन्वर्स है, तो इसका मतलब अगर g ने किसी y को x1 से कनेक्ट किया है तो f उस x1 को y से कनेक्ट कर रहा होगा, तो f(x1) इक्वल टू y। सिमिलरली h भी जो है f का इन्वर्स है, तो इसका मतलब ये है कि अगर h किसी y को x2 से कनेक्ट कर रहा है तो f x2 को y से कनेक्ट करेगा। ये हो गया। 3 और 4 से देखो f(x1) इक्वल टू वाई, f(x2) इक्वल टू वाई, दैट मीन्स f(x1) इक्वल टू f(x2). और चूंकि f11 और 12 है, इसका मतलब 11 और 2 की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2। x1 की जगह हम gy रख देंगे और x2 की जगह हम hy रख देंगे, दैट मीन्स gy इक्वल टू hy। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड सेट में आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो g और h दोनों उसकी सेम इमेज प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स g और h इक्वल फंक्शन है, इसका मतलब इन्वर्स यूनिक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसकी। अब इन्वर्स निकालते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो मेथड है।
आप दो मेथड से इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। वो दो मेथड क्या क्या है पहले समझ लें हम लोग यहाँ पे कि अगर हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमेशा। आपको जो फंक्शन दिया जाएगा सबसे पहले आप उसको 1 1 प्रूफ करोगे, जो आप पहले कर चुके हो इंजेक्टिव वाले पार्ट में। सेकंड आप उसको ऑन टू प्रूफ करोगे, जो आप वहाँ पे कर चुके हो। उसके पहले वाले वीडियो में ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं मैं बता चुका हूँ। जब 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो इसका मतलब इन्वर्टेबल हो गया। फिर उसका इन्वर्स निकालने के लिए आप इस डेफिनेशन का यूज़ करोगे, एफ ऑफ एफ इन्वर्स, मतलब एफ के साथ अगर आप उसके इन्वर्स का कंपोजिशन बनाते हो तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैपिंग मिलती है, दैट इज़ एक्स। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए आप एफ इन्वर्स कैलकुलेट करोगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे होगा ये। मान लेते हैं हमारे पास रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। इसका इन्वर्स हम फाइंड करना चाहते हैं। अगर है तो वो है या नहीं कैसे पता चलेगा? पहले तो हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 1 1 है ऑन टू है। जब ये 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ हो जाएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ 1 1 है या नहीं। तो एफ को 1 1 प्रूफ करने के लिए हम इसके डोमेन में दो एलिमेंट ले लेंगे x1 और x2 और उनकी इमेजेस को इक्वल ले लेंगे और देखेंगे कि हमको लास्ट में ये दोनों एलिमेंट इक्वल मिलते हैं कि नहीं। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू का मतलब होगा 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम डोमेन के किन्हीं दो मेंबर की इमेजेस सेम लेके चलते हैं को डोमेन में तो वो मेंबर भी हमको डोमेन में सेम मिल जाते हैं। दैट मीन्स फंक्शन जो है 1 1 है। ऑन टू के लिए हमको सेकंड सेट का एक आर्बिट्रेरी मेंबर y लेके चलना पड़ेगा को डोमेन का और उसको हम फंक्शन के इक्वल रखेंगे तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 आएगा। और अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म में, दैट इज x इक्वल टू y माइनस 1/3। ये जो x की वैल्यू आई आपकी, अब ये देखना है कि ये डोमेन में बिलोंग करती है कि नहीं। तो आपको पता है कि अगर आप y कोई भी रियल नंबर लेते हो तो y माइनस 1/3 भी एक रियल नंबर ही होगा। तो इस तरह से हर y के लिए जो कि कोडोमेन में है आपको एक x ऐसा मिलेगा जो कि y माइनस 1/3 टाइप का होगा और वो डोमेन को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। अब इन्वर्टेबल हो गया तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स हमको फाइंड करना है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन एफ पता है क्या है, एफ है 3x प्लस 1। और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का मतलब है कि आपने जो फंक्शन है एफ उसमें आप एक्स की प्लेस पे एफ इनवर्स एक्स पुट कर रहे हो। तो यहाँ एक्स की प्लेस पे हम रख देंगे 3 एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स, ये तो चल ही रहा है। अब यहाँ ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको आपको सॉल्व करके एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो 1 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे एक्स माइनस 1, 3 को नीचे ले आओगे तो ये बन गया आपका इन्वर्स फंक्शन का। तो एक ये मेथड है। सेकंड मेथड एक और है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास मेथड नंबर टू में आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है ए से बी के बीच में डिफाइंड है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब आप इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हो तो आप 1 1 ऑन टू लंबी प्रोसेस होती है, 1 1 करो फिर ऑन टू करो, लंबा टाइम लग जाता है। तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 1 1 ऑन टू नहीं प्रूव करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है उसको आप y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख लोगे और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करोगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे जैसा इसके पहले कर रहे थे। तो जब आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी जिसको आप एक फंक्शन का फॉर्म दे दोगे, बोलोगे कि ये फंक्शन है x इक्वल टू जी वाई। अभी हम देखेंगे कैसे, x इक्वल टू जी वाई ऐसा बना लेंगे। अब हम ये जो नया फंक्शन बनाए हैं g जो कि y का फंक्शन है और पहले वाला फंक्शन जो f जो कि x का फंक्शन है, इन दोनों का कंपोजिशन लेंगे, गॉफ और फॉग। गॉफ और फॉग हमको पता है कि अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी मैपिंग प्रोड्यूस करता है सेट ए और सेट बी में तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। तो अगर गॉफ इज इक्वल टू आई ए हो जाए और गॉफ फॉग इक्वल टू आई बी हो जाए तो इसका मतलब जो जी आपने बनाया है वो एफ का इन्वर्स हो जाएगा। तो वही है, जी को हम इन्वर्स सपोज कर लेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी मेथड है। अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जांपल कि एक फंक्शन एफ एन से आर में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। शो करना है कि जो एफ है वो एन से रेंज ऑफ एफ में, रेंज ऑफ एफ का मतलब इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है आर में उनके बीच में ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और उस इन्वर्स को फाइंड करना है। तो हमने ले लिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और इस मेथड से जाने के लिए हमने पहले ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करें। तो चूंकि यहाँ पर राइट साइड में x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालना हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओगे जो आपने 10th में पढ़ी है। मतलब एक्स वाली टर्म को आप
कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में रहोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से जब वो एलिमेंट बाहर आएगा तो अंदर की सारी टर्म को डिवाइड कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15/4 ऐसा हो जाएगा। अब मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 और x को छोड़ के मिडिल टर्म में जो नंबर बीच में बच रहा होता है उसी का स्क्वायर आगे ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। इस तरह से फर्स्ट 3 टर्म जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है। यहाँ पे बन गई a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 4 बाहर मल्टीप्लाई तो वो इसमें भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -9/4 प्लस 15/4 इसको हम जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 6/4 हो जाएगा, और बाहर वाला 4 इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 6 बचेगा। यहाँ पे 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे y की तरफ, y-6, 4 यहाँ पे 4 को नीचे ले आएंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ √y-6/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस का साइन मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो आपका सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है पहला, और दूसरा है रियल नंबर का सेट। तो चूंकि आपने x की वैल्यू निकाली है y के टर्म में, तो जो भी आप यहाँ y आप रखोगे सेकंड सेट से उठा के, जो कि फंक्शन की रेंज का मेंबर होगा पॉजिटिव हमेशा, तो उसको जब आप यहाँ रखोगे तो आपको उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव मिलेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगाया, क्योंकि आपके आंसर हमेशा x के फॉर्म में आएंगे, जो कि एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको आप एक फंक्शन मान लोगे gy इक्वल टू -3 प्लस √y-6/2। क्लियर। अब ये जो फंक्शन बन गया इसका और मेन फंक्शन जो है आपके पास f(x) उसका कंपोजिशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं g(x), g ऑफ f(x) की वैल्यू हमने ये रख दी, इसको g में पुट किया y की प्लेस पे, -3 प्लस √4x² प्लस 15x प्लस 12 -6/2, -3 प्लस √4x² प्लस 15x, 12 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 12x है, ये 15 है, ये 12x है, ये 15 है, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ये 12x है। तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -3 प्लस 2x प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2x/2, 2 से 2 कट गया, x आ गया। x मतलब फर्स्ट सेट के मेंबर, दैट इज आइडेंटिटी मैपिंग फॉर फर्स्ट सेट। सिमिलरली फॉग निकालोगे आप, f ऑफ gy की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, उसको f में रख दोगे x की प्लेस पे, ये रख दिया, सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पूरा स्क्वायर वगैरह सब सॉल्व करने के बाद ये y में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज IB, क्योंकि y जो है सेकंड सेट के मेंबर है। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग हो गई, मतलब फॉग में अगर हमने y रखा तो हमको y ही मिला वापस, तो इसका मतलब फॉग जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग है फॉर सेट B के लिए। तो इस तरीके से गॉफ IA आ गया, फॉग IB आ गया, इसका मतलब जो g है वो f का इन्वर्स है। g आप पहले ही निकाल चुके हो, gy आपके पास था -3 प्लस √y-6/2। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, y की जगह आप x भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शन का वेरिएबल है, फंक्शन तो ये है मेन। तो g(x) इज इक्वल टू -3 प्लस √x-6/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, और g चूँकि f का इन्वर्स है तो आप उसका नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हो, f इन्वर्स इक्वल टू -3 प्लस √x-6/2। तो ये याद रखिए कि जैसे कोई फंक्शन आपके पास फंक्शन में वेरिएबल चेंज कर देने से उसकी जो फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 3, आप इसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, f(z) इक्वल टू 2z प्लस 3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डोमेन जो इसका है वो वही रहेगा, केवल नोटेशन जो है वो भर चेंज दिखने लग जाएगा कि हमने x की जगह z यूज़ कर लिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो इन्वर्स को y के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो वहाँ x की जगह y की जगह एक्सपोर्ट करके फंक्शन में कोई चेंज मत करना, जो फंक्शन आपने निकाला इन्वर्स के फॉर्म में वही रखना, वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इन्वर्स के लिए सेकंड मेथड पढ़ी थी। सेकंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है फॉग वाली। तो इसमें आपको क्या है 1 1 1 2 चेक नहीं करना पड़ेगा, हमेशा जो फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ ये फंक्शन दिया गया था, आपने इसको y की इक्वल रख के सबसे पहले उल्टा सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड की y के टर्म में, और जब x की वैल्यू y के टर्म में आ गई तो फिर उसको आपने gy मान लिया एक नया फंक्शन, और उसको मेन फंक्शन के साथ कंपोजिशन में लिया, g(x) निकाला और fog y निकाला, दोनों जो है आइडेंटिटी मैपिंग आनी चाहिए, g(x) हमेशा x के इक्वल आना चाहिए, fog y हमेशा y के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो g है वो f का इन्वर्स हो जाएगा, और आप उसको डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने प्लस माइनस साइन लिया था, एक बार मैं और उसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप जब यहाँ पर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर में से रूट स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगाओगे
तो जनरली ये होता है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन ये याद रखना होगा कि इस इक्वेशन का जो आंसर है एक्चुअल वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर आंसर मिलता है। तो अगर हम यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन ले लेंगे तो फिर हमको एक साइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्स जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में आपका फंक्शन डिफाइंड था। तो नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन यहाँ मैंने इसलिए माइनस का साइन नहीं लिया, क्योंकि एक्स एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का जो कहना चाहिए स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, और ये जो है पार्ट वो इसका स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और प्रैक्टिस करोगे तब ये बहुत ईजिली हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत जाती है, लेकिन आपको दो ही तरीके हैं निकालने के, या तो आप 1 1 और 2 मेथड प्रूव करके एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इस इक्वेशन का यूज़ करके इनवर्स फाइंड कर लो, या फिर गॉस और फॉग वाली मेथड से कर लो। थैंक यू, इसकी प्रैक्टिस करेंगे।